नमस्ते। आज हम प्रतीक लॉ क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे वाद पत्र के बारे में कि वाद पत्र होता क्या। देखो, वाद पत्र किसी भी सिविल सूट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि इसी के अंदर क्या करता है, वादी अपनी सब आप बीती लिखता है। तो उस आप बीती के हमने इस आदेश को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि आपको समझने में क्या रहेगा, बहुत इजी रहेगा। कि जैसे कोई आदेश 7 बोले तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए वाद पत्र, और वाद पत्र में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम पर्टिकुलर्स ऑफ प्लांट कि वाद पत्र की अंतर वस्तुएं क्या क्या होगी या इसके कंटेंट्स क्या क्या रहेंगे। दूसरा पढ़ेंगे कि हमारा वाद पत्र यदि स्वीकार हो जाता है तो न्यायालय क्या डायरेक्शन करेगा। यदि आपकी बात जेन्युइन है, न्यायालय सेटिस्फाई हो गया, हाँ यार इस व्यक्ति के साथ गलत हुआ या इसका पार्टीशन सही नहीं हुआ, तो न्यायालय यदि उसको एडमिट कर लेगा तो फिर प्लेंटिफ की क्या ड्यूटी बन जाएगी, वो भी हम इसी आदेश के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर आता है रिटर्न ऑफ प्लेंट, वाद पत्र को लौटा दिया जाना। तो न्यायालय कब वाद पत्र को लौटाएगा वो हम पढ़ेंगे आदेश 7 नियम 10A और 10B के अंदर पढ़ेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के वाद पत्र का नामंजूर करना। तो न्यायालय किन किन परिस्थितियों के अंदर कोई भी आपका वाद पत्र है उसे नामंजूर कर देगा। और लास्ट जो हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट कि हमें वाद पत्र के साथ कौन कौन से ऐसे दस्तावेज है जो लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं तो किसकी बात करेंगे, कंटेंट्स ऑफ या पर्टिकुलर ऑफ प्लेंट। तो देखो प्लेंट की अंतर वस्तुएं क्या क्या होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले, और ये आपकी 2 जगह काम आएगा, यदि आप जैसे किसी भी सिविल जज के एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसमें ड्राफ्टिंग और प्लेडिंग वाला पार्ट होगा, उसके अंदर भी वाद पत्र के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके पर्टिकुलर्स क्या क्या रहेंगे। तो सबसे पहला पर्टिकुलर्स की यदि हम बात करेंगे तो सबसे पहले ये कहता है, क्या कहेगा, नेम ऑफ कोर्ट। न्यायालय का हमें क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले नाम लिखना पड़ेगा। दूसरा हमें क्या लिखना पड़ेगा, न्यायालय का नाम आ गया, अब उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, नेम, डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस ऑफ पार्टीज। पार्टीज में दोनों आ जाएगी, कौन, वादी और प्रतिवादी। और तीसरा, यदि हम रिप्लेंट किसी माइनर या अनसाउंड पर्सन के बिहाफ में फाइल करते हैं तो हमें वहां पे ये कथन करना पड़ेगा। क्या कथन करना पड़ेगा कि यदि आप माइनर के बिहाफ पे सूट लेके आते हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, नेक्स्ट फ्रेंड के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, नेक्स्ट फ्रेंड के नाम से, जिसे हिंदी में बोलते हैं न्याय मित्र। आ गई बात समझ में। तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा वाद पत्र के अंदर। तो 3 तो आवश्यक तत्व ये हो गए। चौथा क्या रहेगा, वाद हेतु, जो हम बहुत इंपॉर्टेंट मान सकते हैं कि कॉज ऑफ एक्शन क्या था, आपके बीच में लड़ाई या झगड़े की जड़ क्या थी, कौन सी संपत्ति को लेके विषय वस्तु ऐसी बात थी जिसके कारण आपके बीच में विवाद उत्पन्न हो गया। फिर 5वां जो रहेगा वो रहेगा न्यायालय का जुडिक्शन, कि कौन सा न्यायालय है जिसके जुडिक्शन में ये आता है। तो आपको वो भी बताना पड़ेगा कि आप श्रीमान न्यायालय के समक्ष ये वाद विचारण करने की क्या है, क्षमता है। फिर उसके बाद में यदि हम बात करेंगे, अब न्यायालय से आपको क्या चाहिए, रिलीफ चाहिए ना, अनुतोष, तो उस अनुतोष का भी ब्रीफ करना पड़ेगा, श्रीमान मुझे आपसे ये रिलीफ चाहिए। और फिर क्या कहता है, सेट ऑफ, यदि आपको उसमें कोई सेट ऑफ कराना है कि श्रीमान मैं उसमें से इतने पैसे मांगता हूं, तो आप वो भी उस चीज उसके अंदर मेंशन कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कि आपकी जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसकी वैल्यूएशन क्या है, वो भी आपको उसके अंदर क्या करनी पड़ेगी, मेंशन करनी पड़ेगी। ये तो जो पर्टिकुलर्स थे ये आदेश 7 नियम 1 के अंदर बता रखे थे। किसमें बता रखे थे, आदेश 7 नियम 1 के अंदर बता रखे थे। फिर मैंने कहा इसी के आगे, यदि आपका वाद पत्र किससे संबंधित है, धन से संबंधित है, तो धन से संबंधित है तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट तो पता नहीं होगा, तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, लमसम अमाउंट मेंशन करना पड़ेगा। आगे बात समझ में यहाँ तक, या आपका जो भी मींस प्रॉफिट है या अनसेटल्ड अमाउंट है, तो उनसे संबंधित कोई भी दावा है वाद पत्र के अंदर, तो आपको उसका लगभग अमाउंट वहां पर बताना पड़ेगा। फिर आता है यदि आपका वाद पत्र
वाद पत्र की जो विषय वस्तु है वो क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस संपत्ति की संपूर्ण जानकारी आपको देनी पड़ेगी। जैसे आपके पास एक ब्लूप्रिंट नहीं होता है तो उसमें लिखा रहता है ना उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, तो आपको उसमें बताना पड़ेगा कि मेरे उत्तर में किसका घर है, मेरे पश्चिम में किसका घर है, या मेरे इधर रास्ता है, ये आपको पूरा ब्रीफ करना पड़ेगा। या आपकी बाउंड्री वगैरह भी जो भी है, या आपके जो नंबर है, होम नंबर, वो सारे प्लॉट नंबर सारे बताने पड़ेंगे। और यदि आप रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल करते हो तो आपको वहां पे बताना पड़ेगा कि मैं ये जो सूट लेके आया हूं ना, ये रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी की अंदर मैं सूट फाइल कर रहा हूं। तो ये वाद पत्र की क्या रहेगी, अंतर वस्तुएं रहेगी। तो ये सारी की सारी बातें आदेश 7 नियम 1 नियम 2 नियम 3 नियम 4 के अंदर हमें मिलेगी। अब मैंने दूसरा क्या बताया था, आदेश 7 का भाग, उसमें मैंने बताया था आपको कि यदि आपका वाद पत्र क्या कर लेता है, न्यायालय स्वीकार कर लेता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा या क्या प्रोसीजर अपनाएगा। तो जैसे ही आपका वाद पत्र न्यायालय ने क्या कर लिया, एडमिट कर लिया, अब क्या करना पड़ेगा, तो न्यायालय सबसे पहले क्या करेगा, कोर्ट प्लेंटिफ को बुलाएगा कि भाई तेरा वाद पत्र हमने स्वीकार कर लिया है, अब तू एक काम कर, जितने प्रतिवादी है ना, क्या कहा मैंने कि जितने प्रतिवादी है उतनी तू तेरे वाद पत्र की क्या लगा, कॉपीज लगा। और वो कॉपीज किसको भेजेगा, जितने प्रतिवादी है उनको कॉपी भेज देगा। और ये सब काम उसको कितने दिन में करना पड़ेगा, अगले 7 दिन के भीतर। और यदि ये सारा काम वादी 7 दिन के भीतर नहीं करता है तो न्यायालय क्या करेगा, आपके वाद पत्र को आदेश 7 नियम 11 के अंदर क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो ये तो वो प्रोसीजर था कि हमारा वाद पत्र न्यायालय ने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। और वाद पत्र हमेशा किसके द्वारा सपोर्टेड रहता है, एफिडेविट के द्वारा सपोर्टेड रहता है। फिर मैंने तीसरा जो बात की थी वो की थी रिटर्न ऑफ प्लेंट। यदि हमारा वाद पत्र न्यायालय ने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, वाद पत्र को उन्होंने लौटा दिया, तो मैंने क्या बताया था, आदेश 7 नियम 10A नियम 10B। देखो इसमें दो चीजें, इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करके समझ सकते हैं। पहला क्या कहता है कि ये किसी भी स्टेज के ऊपर न्यायालय क्या कर सकता है, इसको लौटा सकता है। तो वो क्या बोलेगा, जैसे आप लेके गए उस न्यायालय के पास, तो वो न्यायालय आपको निर्देशित करेगा, जाओ इसको उचित न्यायालय में पेश करो। यदि आपका वाद पत्र किसी न्यायालय ने क्या कर लिया था, रजिस्टर्ड कर लिया, मतलब उसका पंजीयन कर लिया, और पंजीयन होने के बाद में न्यायालय यदि हमें कहता है कि जाओ इसको उचित न्यायालय में पेश करो, तो सबसे पहले न्यायालय क्या करेगा, उसका प्रश्नांकन करेगा। प्रश्नांकन करने के बाद में पक्षकारों को बुलाएगा और बोलेगा जाओ अब उसको सक्षम न्यायालय में जाके पेश करो। एक तो आप लेके गए, उसी समय मुंह पे ही न्यायालय बोल देता है जाओ इसको सक्षम न्यायालय के अंदर पेश करो, लेकिन जिसका प्रश्नांकन हो गया है तो फिर पंजीयन होने के बाद में प्रश्नांकन, और प्रश्नांकन के बाद न्यायालय कहेगा जाओ इसको सक्षम न्यायालय में पेश करो। तो ये तो था रिटर्न ऑफ प्लेंट। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा वो रहेगा रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, के वाद पत्र को किन किन आधारों पर न्यायालय खारिज या नामंजूर कर सकता है। तो आदेश 7 नियम 11, जिसमें सबसे पहला क्या कहता है, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, के हमारा जो कॉज ऑफ एक्शन था उसकी हमने क्या नहीं की है, हमें पता ही नहीं चल रहा किसका वाद है तो क्या है। तो न्यायालय इस आधार पर क्या करेगा, आपका वाद पत्र नामंजूर कर देगा। दूसरा क्या कहता है, आपने जो रिलीफ मांगी है ना न्यायालय से, वो रिलीफ अंडर क्लेम्ड, मतलब जितनी रिलीफ होनी चाहिए आपने उतनी नहीं मांगी, क्योंकि आप चाहते थे कि न्यायालय के सामने आप क्या बचा ले, अपनी कोर्ट फीस बचा ले। फिर तीसरा कि आपने जो स्टाम्प ड्यूटी लगाई है ना, वो कैसी लगी है, इनसफिशिएंट स्टाम्प, तो भी न्यायालय आपका वाद पत्र क्या करेगा, खारिज कर देगा। फिर चौथा कि यदि आपने आदेश 7 और नियम 9 अभी मैंने बताया था, क्या कहता है, एक वाद पत्र स्वीकार हो गया तो अगले 7 दिन के भीतर हमें क्या करना पड़ेगा,
जितने प्रतिवादी है उनको वाद पत्र के साथ समन भेजना या समन के साथ वाद पत्र भेजना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में पांचवा क्या कहता है? पांचवा कहता है बार्ड बाई लॉ, यदि किसी विधि ने हमें क्या कर दिया, बार्ड कर दिया, तो फिर हमारा वाद पत्र वो न्यायालय क्या कर देगा, खारिज कर देगा। और लास्ट कि यदि हमारा वाद पत्र किसमें नहीं है, डुप्लीकेट मतलब दो प्रतियों में नहीं है, तो भी न्यायालय क्या कर देगा, खारिज कर देगा। ये 6 पॉइंट तो आपके आदेश 7 नियम 11 के अंदर लिखे हुए, लेकिन मैं कुछ एडिशनल बताना चाह रहा हूं कि जैसे क्या रहेगा कि यदि आपका वाद पत्र किसने साइन किया, अनऑथोराइज पर्सन ने साइन कर दिया, तो भी न्यायालय क्या करेगा, उसे खारिज कर देगा। आ गई बात समझ में। और तीसरा कि मतलब लास्ट जो रहेगा ये एडिशनल रहेंगे आपके वो मेरिटलेस, कि आपका वाद पत्र क्या नहीं है, उसमें कोई मेरिट नहीं है, उसके कोई गुणावगुण बिंदु नहीं है, या उसमें क्या है वो न्यायालय को परेशान करने के लिए है, तो न्यायालय आपका वाद पत्र क्या कर देगा, खारिज कर देगा। तो ये 7-8 पॉइंट जो हमें किसकी बात करेगा कि वाद पत्र को कब न्यायालय नामंजूर कर देगा। अब लास्ट जो इसमें रहेगा प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। अब आप आपके वाद पत्र के साथ में कौन कौन से दस्तावेज लगाओगे, तो न्यायालय कभी नहीं कहता है कि मेरे सामने क्या लेके आओ, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट में क्या लेके आओ, सारे के सारे ओरिजिनल दस्तावेज लेके आओ, ऐसा कभी न्यायालय नहीं कहता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे वाद पत्र के साथ में जो भी हमारा राइट जनरेट करने वाले डॉक्यूमेंट है, उन सभी डॉक्यूमेंट की हमें क्या लगानी पड़ेगी, वहां पे कॉपीज लगानी पड़ेगी। और जो भी हमारे स्टेटमेंट्स है, जो डॉक्यूमेंट हमारे कब्जे में है, उन डॉक्यूमेंट की हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रतिलिपि लगानी पड़ेगी। लेकिन ये नियम कौन से दस्तावेजों पे लागू नहीं होगा, तो ये बात करता है यदि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो किसके लिए प्रोड्यूस किया है, क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, या ऐसा कोई दस्तावेज जिससे रिफ्रेशिंग द मेमोरी है, वहां पर आदेश 7 नियम 14 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। धन्यवाद। ये मैंने एक छोटा सा बताया कि आदेश 7 उसके अंदर हमारे क्या आवश्यक तत्व रहेंगे, स्वीकार हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, कब लौटा देगा, कब नामंजूर कर देगा, और कौन से दस्तावेज पेश करने पड़ेंगे। धन्यवाद। इसी तरह की क्लासों में जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और भी किसी टॉपिक के ऊपर आपको जानकारी चाहिए विधि में, तो आप हमारे मैसेज प्रोवाइड करो।